ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। मैं हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस मुकेश आर्ट्स क्लास में। आज मैं आपके लिए 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ। आज का क्लास एक डिस्कशन भरा क्लास होगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे। जी हाँ, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में जब 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग का गठन हुआ तो चुनाव आयुक्त जो प्रथम बने थे, ये हमेशा आपसे पूछते हैं कि कौन बनाए गए थे। तो वो बनाए गए थे सुकुमार सेन। जी हाँ, आप इसको नोट करते भी चल सकते हैं, सुकुमार सेन। यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? जी हाँ, भारत का संविधान जब 1950 ईस्वी में लागू हो गया, उसके बाद ही भारत में प्रथम बार चुनाव कराया गया। तो भारत में प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका जो वर्ष कहा जाता है वो कहता है 1951 ईस्वी, और ये 52 तक भी चली थी। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको 1951 में ही मिलेंगे, लेकिन यह जो वर्ष है चुनाव का वो 51 से 52 तक चला था। और आपको पता है कि इसी चुनाव में जो है प्रथम बार कांग्रेस की क्या बनी? सरकार बनी, जो काफ़ी दिनों तक चली भी। आगे देखते हैं, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो यहाँ गौर करने की बात है कि भारत में उस समय की सबसे जो बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसकी स्थापना आप जानते हैं कि 1850 ईस्वी में हुई थी। और भारत के स्वतंत्रता का श्रेय भी इसी पार्टी को क्या है? प्राप्त है। तो चूंकि देश जान रहा था कि आखिर जीतेगी चुनाव में तो कौन सी पार्टी जीतेगी, तो स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय प्राप्त होने के वजह से सबसे भारी बहुमत से उस प्रथम आम चुनाव में जो पार्टी जीती उसका नाम था कांग्रेस। और कांग्रेस को कुल 364 सीट मिले थे। कितना सीट मिला था? 364 सीट। और मार्क्सवादी पार्टी 16 सीट लाई थी। कितना सीट? 16 सीट लाई थी, तब भी उसका नंबर था दूसरा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग जो है सीट किसके झोली में गए? तो कांग्रेस पार्टी के झोली में गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1967 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस में हो गया? जी हाँ, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध के बाद जब 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिस समझौता के बाद ही ताशकंद में ही हमारे भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, तब यह चुनौती भारत के सामने आई कि आखिर अब प्रधानमंत्री बनेगा कौन, कांग्रेस को संभालेगा कौन और देश को चलाएगा कौन। तो ऑप्शन में आया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनको इस वजह से प्रधानमंत्री बनाया गया था कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा, ताकि बतौर महिला इसको जो कहेंगे वो करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी अपने नक्शे कदम पर चलने लगी, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गया। एक बना सिंडिकेट और दूसरा बना कांग्रेस। एक जो बना वो एक को कहा गया कांग्रेस और एक को कहा गया
सिंडिकेट। तो इसी दो गुट में जो है कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया, सॉरी, कांग्रेस बनाम सिंडिकेट बनाम इंदिरा, नहीं, जो दो भाग बने वो बने सिंडिकेट बनाम इंदिरा। यानी कि इंदिरा एक अलग अपना दल को ये करने लगी और सिंडिकेट कांग्रेस के ही अनुभवी नेताओं का क्या था, एक दल था। तो समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? जी हाँ, भारत भी परमाणु संपन्न देश कब बना? तो 1974 ईस्वी में बना। प्रश्न पूछता है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? तो भारत परमाणु संपन्न देश किस वर्ष बना? जब उसने अपना प्रथम परीक्षण किया तो वो कब किया? तो 1974 ईस्वी में किया। और इस समय जो देश के प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी ही है। कौन है? तो इंदिरा गांधी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ? जैसा कि आप जानते हैं भारत स्वतंत्र होते होते दो भागों में विभक्त हो गया, एक पाकिस्तान बना, दूसरा हिंदुस्तान बना। और भारत का विभाजन इस तरह से हुआ था कि बीच में भारत था और पश्चिम में भी पाकिस्तान और पूरब में भी पाकिस्तान, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म ढाना शुरू किया, तो पश्चिम पाकिस्तान के लोगों ने भारत से गुहार लगाना शुरू किया। तो भारत की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान से युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान को बनाया बांग्लादेश। तो वो युद्ध है 1971 का युद्ध। तो बांग्लादेश का गठन भी किस युद्ध से माना गया या कब माना गया? तो 1971। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 352 किस प्रकार के आपातकाल के लिए जाना जाता है? जैसा कि आपको पता है भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं। किस किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 352 के द्वारा, 356 के द्वारा और 360 के द्वारा। अब देखिए 352 के द्वारा जब भारत पर विदेशी आक्रमण होगा उस स्थिति में किस अनुच्छेद का इस्तेमाल होता है? 352 अनुच्छेद का इस्तेमाल होता है। जब किसी राज्य में विधानमंडल भंग हो जाता है, चुनाव के बाद भी उस राज्य में सरकार नहीं बन पाती है, तो वहाँ पे उस राज्य को शासन चलाने के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका उपयोग 356 के द्वारा ही किया जाता है। और 360 अनुच्छेद का उपयोग जब भारत के आंतरिक मामलों में गड़बड़ी हो जाए, भ्रष्टाचार ये हो जाए, सरकार चलने लायक स्थिति में न हो, तो उस स्थिति में इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके भारत में मतलब देश में आपातकाल लगाया जाता है। तो 352 आप समझ गए। जब देश में विदेशी आक्रमण हो उस स्थिति में किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं? 352 अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत में आपातकालीन शक्ति जो प्राप्त है वो किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आपातकालीन शक्ति किसे प्राप्त है? तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो भारत में आपातकालीन शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और भारत में आपातकालीन शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त है, यह व्यवस्था जो लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से इस व्यवस्था को क्या किया गया? लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? जी हाँ, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च पद होता है उनको भी जो है समय से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन उसके हटाने की इस तरीकों को हम कहते हैं महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है?
संसद के द्वारा लगाया जाता है। और आप जानते हैं कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब इन पर महाभियोग तब लगाया जाएगा जब बतौर राष्ट्रपति संविधान के नियम कानून का वो पालन नहीं करेंगे, तो उसी कॉज को लेकर के इन पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा और एक निश्चित बहुमत से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति को उनके पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह हुआ कि लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी एक साथ बुला के जो है चर्चाएं होंगी, बहस होंगी। तो यह बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति नहीं करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आगे देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो आपको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। इसे उच्च कहा जाता है और इसे निम्न कहा जाता है। इसमें शामिल होने का न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष और इसमें 25 वर्ष। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका 5 वर्ष का होता है। ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है स्थायी सदन। और ये 5 साल पर भंग या उससे पहले भी भंग हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अस्थायी सदन। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से निकल के बन के आ सकते हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद क्या है, ज़रूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौर से केवल सुनना है, वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार तक देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। छात्र आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जी हाँ, ये वो छात्र आंदोलन है जिसने कांग्रेस हटाओ, लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करो, और इस आंदोलन के बाद ही भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल 1975 ईस्वी में लगाया गया था। इसी घटना से ये जुड़ा हुआ है। तो भारत में छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। और इसके जो नेता बने थे वो बने थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, याद रखने की बात है। और इन्हीं का जो नारा है वह है संपूर्ण क्रांति। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपको कि संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? तो जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है कि छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो हम आपको बता दिए कौन, जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? भारत के संविधान के प्रथम जो पेज हैं उसमें प्रस्तावना का जिक्र है, उसी को हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो इसको सर्वप्रथम पढ़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि भारत के प्रस्तावना को सर्वप्रथम कौन पढ़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको याद रखेंगे। और इससे यह भी प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना का प्रथम जो लाइन है वो क्या है? तो प्रस्तावना का प्रथम जो लाइन है वो है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से उसमें तमाम बातें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आपको पता है कि भारतीय संविधान जिसमें भाग है, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद है। तो वर्तमान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और अभी अनुच्छेद 444 से भी अधिक हो चुके हैं। जब यह लागू हुआ था उस समय 395 ही अनुच्छेद थे। तो किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध का ही सबसे बड़ा परिणाम माना जाता है, जिसकी स्थापना का प्रथम उद्देश्य ये बताया गया कि इसका उद्देश्य होगा विश्व शांति को बनाए रखना, देश के आपसी झगड़ों को सहमति से शांतिमय ढंग से क्या करना, सुलझाना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ 1945 ईस्वी में, तो उसी वर्ष कहा जाता है कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। तो समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो उसी राष्ट्र संघ में, राष्ट्र संघ के जो जितने 6 अंग है उसके एक अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। एक अंग का नाम क्या है, सुरक्षा परिषद। और इसी सुरक्षा परिषद में आपका सदस्य देश पूछा जाता है। तो इस सुरक्षा परिषद में केवल कुल देश पूछे तो वो है 15। केवल कुल देश पूछे तो है कितने, 15। अब इसके 2 पार्ट है, एक स्थायी है, दूसरा अस्थायी है। अस्थायी की अगर बात पूछे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी देश कितने हैं, तो अस्थायी में है 5, और अस्थायी पूछे तो इसमें होते हैं 10। स्थायी वो देश है जो इसके शुरू से 5 स्थायी सदस्य देश, जिसका नाम आप जानते हैं, वो कौन है? एशिया से चीन, यूरोप से फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और उधर अमेरिका से केवल अमेरिका। इस तरह से इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं। लेकिन 10 जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं, इनका कार्यकाल इसमें केवल 2 वर्ष का ही होता है। मतलब 2 वर्ष में ये पुनः हट जाएंगे और अन्य राष्ट्र इसके क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है, कहाँ है? तो हमने आपको बता दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। किस देश में है ये? तो अमेरिका में है, अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपको पता है कि सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के बीच युद्ध चला था, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, और अंततः सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। तो इसका डेट बताया जाता है 1991 ईस्वी में। यानी कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं, जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए गए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है आपसे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो अमेरिका ने 1945 ईस्वी में अमेरिका के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया था। एक 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945। और किस शहर पर? तो प्रथम शहर था हिरोशिमा, और दूसरा जो शहर था वो था नागासाकी। और इसी हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे एक निर्णायक घटना माना जाता है। लग रहा था कि अब यह जो है घटना घट जाएगी और तृतीय विश्व युद्ध क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? शीत युद्ध में। इसको मैंने विशेष रूप से बताया है, तो वहां आप समझ सकते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट कहाँ हुआ है? 1962 ईस्वी में हुआ है। बस 2-3 प्रश्न और हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? तो आपको पता है कि पंजाब जब केंद्रीय शक्ति से अलग होते जा रहा था, उसमें अलगाववाद की भावना था, वो केंद्र सरकार की बातों को नहीं मान रही थी, मनमाने तरीकों से अपने अलगाववाद की भावना को बढ़ावा दे रहा था। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके पंजाब को केंद्र में मिलाया गया। तो क्लियर हो गया कि यह किस राज्य में चलाया गया था? तो पंजाब में चलाया गया था। पंजाब में चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन ब्लू स्टार। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से है। आगे देखते हैं, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आपको पता है कि भारत
ब्रिटिश जो भारत था, स्वतंत्र होते होते ब्रिटिश भारत के 2 भाग बनाए गए और 2 भाग करने के उद्देश्य से ही भारत का एक मुखिया बन के आया था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्हीं के नाम पर इस योजना का भी नाम रख दिया गया 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसके द्वारा भारत के कितने भाग बनाए गए? 2, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। तो कौन योजना हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना किस योजना के द्वारा? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया? विभाजन किया गया। अब है बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तमाम देश में संसदें होती हैं और उनको तमाम नामों से पुकारा जाता है। तो भारत के संसद को संसद कहते हैं, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। तो आज का ये VVI क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। इसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप देख लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए।